हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्न को सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी ने भूगोल के। ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 फरवरी को जो आपका एग्जाम है ज्योग्राफी ने भूगोल का, उस एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन से इस वीडियो से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। टोटल जो क्वेश्चन है वो 70 क्वेश्चन है और 70 क्वेश्चन में 100% आपको क्वेश्चन से सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है। ये मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो सेम टू सेम उठा के पूछ देता है। ठीक है, ये 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो यहां जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका चिकित्सा भूगोल। ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और सैन्य भूगोल, ये जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। यानी सब ब्रांच जानते हैं ना, सब ब्रांच। ठीक है, एक होता है ब्रांच, एक होता है सब ब्रांच। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव भूगोल का जो जनक है उसे किसे कहे जाते हैं। 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन, स्ट्राबो या फिर टॉलमी या फिर केल या फिर रेडजेल। तो आपको बताया गया जो रेडजेल साहब है उनको मानव भूगोल का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी मानव भूगोल का जनक किसको कहे जाते हैं, रेडजेल को। ठीक है, और ये कहां के रहने वाले थे, जर्मनी। कहां के, जर्मनी के रहने वाले थे। ये जर्मन भूगोलवेत्ता है, याद रखेंगे, ये भी पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। पुरुष जो होते हैं ना वो रोजगार के लिए और काम के लिए, काम करने के लिए, आय अर्जित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो शहर की ओर चल जाते हैं। ठीक है, यानी ग्रामीण से शहर की ओर चल जाते हैं। तो इसका जो प्रवास का जो मेन कारण है वो है काम और रोजगार। ठीक है, हाँ, अगर इसके बारे में पूछा जाए, पुरुष की जगह स्त्री के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएंगे विवाह। यानी गांव में क्या होता है या फिर शहर में क्या होता है, मेघालय को छोड़ करके, कि जो स्त्रियों के जो विवाह होते हैं, विवाह होने के बाद अपने पति के यहाँ चल जाते हैं प्रवास करके, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं। प्रवास का तो मीनिंग आपको पता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे वो कोई भी कारण से हो, बाढ़, पानी, सुखाड़ जो भी हो, या फिर प्राकृतिक कारण, या फिर रोजगार, या फिर शिक्षा, जो भी कारण बने, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह गया, एक पॉइंट से फिसका दूसरा पॉइंट में गया। ठीक है, जाना ही प्रवास कहलाता है, चाहे वो कोई भी कारण से जाए। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। सघन का मतलब समझते हैं, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे कूट कूट के आदमी भरा हुआ। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है वो आपको बताना है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। तो आपको बताया गया कि दक्षिण पूर्वी एशिया जो है यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है। दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या, लोगों का जमाव बहुत है। 2019 में भी पूछा गया है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर मैंने आप लोगों को बताया था कि जनसंख्या जो वृद्धि होता है ना, वो सूर्य की किरणें जो होती है जहां ज्यादा पड़ेगा वहां के लोगों में जो सेक्स रेशियो होगा, यानी सॉरी सेक्स कैपेसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा, यानी जनन क्षमता ज्यादा होगा। जनन क्षमता जो होता है वो क्या होता है, जनन क्षमता जिस आदमी में, जहां के आदमी में, मनुष्य में ज्यादा होता है वहां जनसंख्या भी तेजी से वृद्धि करता है, यानी आदमी भी, बच्चे भी ज्यादा पैदा लेते हैं। ठीक है, देखिए अफ्रीका में ये होता है, लेकिन कारण में आप जान लीजिए थोड़ा सा, जनसंख्या वृद्धि दर जो होता है सबसे ज्यादा अफ्रीका में होता है, ना कि एशिया या फिर उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो अफ्रीका जो है जनसंख्या वृद्धि दर में आगे है। थोड़ा सा कारण जान लीजिए, क्योंकि अफ्रीका में जो होता है सूर्य की जो किरणें हैं ना वो डायरेक्टली पड़ जाता है, यानी डायरेक्टली 90 डिग्री पर पड़ जाता है। और सूर्य की किरणें जहां ज्यादा पड़ेगा, जहां ज्यादा गर्मी होगा, और वहां के लोगों में क्या हो जाता है कि गर्मी के कारण सेक्स कैपेसिटी बढ़ जाता है, और जो होता है मतलब क्या होता है कि वहां जनसंख्या बढ़ने लगता है। ठीक है, ये एक मेन फैक्टर है अफ्रीका का जनसंख्या बढ़ना। और दूसरा जो फैक्टर है ना, वहाँ अशिक्षा है, गरीबी है वहां, मतलब ये सब कारण होते हैं, पूछे जाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो पॉइंट बोली जाती है उसको भी थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वां नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। जनसंख्या संगठन का मतलब समझते हैं ना, यानी जनसंख्या संगठन का मतलब आपको बताया गया था, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैंने आप लोगों को बताया था, पूरा एक तरह से रटा दिए थे कि आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, संख्या के आधार पर, जनसंख्या के आयु, लिंग या फिर धर्म या फिर निवास, आवास, साक्षरता के आधार पर, यानी किसी चीज को बेस मान करके जनसंख्या का वर्गीकरण करके ही उसका अध्ययन करके, वर्गीकरण करके उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है। अगर आप 2 कॉलम बना लीजिएगा, एक बना लीजिएगा मेल, एक बना लीजिएगा फीमेल। ठीक है, यानी एम और एफ, यहां आप क्या कीजिएगा, जनसंख्या का अध्ययन कीजिएगा कि मेल में कितना साक्षरता है और फीमेल में कितना साक्षरता है। ये जो स्टडी कर रहे हैं ना, इसी को कहते हैं जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है, तो यहां जो अंग नहीं होंगे वो जनसंख्या घनत्व, तो ये नहीं होता। आयु संरचना, आयु के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। लिंग के आधार पर भी हम लोग करते हैं, जैसे कि एम और एफ, यानी मेल फीमेल करके भी जस्ट हम आपको बताएं। साक्षरता के भी आधार पर करते हैं, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं है। तो ये सब होता है जनसंख्या संगठन का कारक अंग। तो जनसंख्या घनत्व तो नहीं होता। आपका ऑप्शन डी ए करेक्ट हो जाएगा
6 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 5 7। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उत्तरी अमेरिका है ना, वो उत्तरी अमेरिका इतना डेवलप कर लिया है कि ग्रामीण और वहां ज्यादा नहीं रहे हैं, यानी ग्रामीण एरिया कुछ नहीं और वहां, ठीक है। अगर ग्रामीण है भी तो शौकीन वाला ग्रामीण है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि छोटा मोटा ग्रामीण है, ठीक है, यानी बस्ती है ही नहीं वहां ज्यादा, अगर है तो बहुत कम मात्रा में है। पूरा विकास कर लिया, डेवलप कंट्री है ना, डेवलप कंट्री इतना पैसा है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है, ठीक है। तो सबसे जो अधिक है ना 18 का जो क्राइटेरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्र कुल में, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि जो है उच्चतम है, तो नॉर्वे की है, बताया गया, आपको जानते हैं, ठीक है। एचडीआई रिपोर्ट क्या होता है ये पूरा तरह से सबको बताया गया। महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे, महबूब उल हक डॉक्टर लगा हुआ, ये डॉक्टर महबूब उल हक जो थे कहाँ के निवासी थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यूएनडीपी ने जारी किया था एचडीआई रिपोर्ट, सबसे फर्स्ट रिपोर्ट तो यही जारी किया था, डॉक्टर महबूब उल हक एचडीआई रिपोर्ट ने जारी किया था, सबसे पहले इन्होंने ही जारी किया था। और ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के ये अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं, ये पाकिस्तान के थे। और इंडिया के जो अमर्त्य सेन थे, प्रो अमर्त्य सेन, इनके साथ अच्छी खासी दोस्ती भी थी इनकी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। ओहो, समता इक्वलिटी तो है, समता देकर के क्या किया जाता है, मानव का विकास किया जाता है, चाहे वो धर्म में अलग हो या फिर साक्षरता में अलग हो, लिंग में अलग हो, या फिर क्या कहते हैं निवास के स्थान पर अलग हो, तो उसमें कोई इक्वलिटी, सब में इक्वलिटी लागू किया जाए, ठीक है। किसी के बेस के आधार पर उसको आंका नहीं जाए, यानी सबको समान अधिकार मिले, तो ये यहाँ होगा मानव विकास। तो ये भी स्तंभ हो जाएंगे। सतत पोषणीय तो है ही, सतत पोषणीयता आपको पता है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को देख करके उनका मतलब याद रखते हुए, उनका ख्याल रखते हुए वर्तमान में जितने भी संसाधन है उसका इस्तेमाल करना और अपना विकास करना ही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय कहलाता है। उत्पादकता ये भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों के तीनों जो है मानव विकास का मेन पिलर है, पिलर समझते हैं, पिलर यानी स्तंभ, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, तो खाद्य फसल कौन हो जाएंगे यहाँ, ये जो हो जाएंगे खाद्य फसल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का जो है क्या खाद्य फसल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 13। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो भू उपयोग संवर्ग जो नहीं है वो हो जाएंगे आपका सीमांत भूमि, क्या हो जाएंगे सीमांत भूमि, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है खट्टे रसदार फलों की, जो खट्टे रसदार जो फल होते हैं उसकी जो प्राप्ति की जाती है तो भूमध्य सागरीय कृषि से, किससे, भूमध्य सागरीय कृषि से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, यानी कौन सा इंडस्ट्री जो है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आधार उद्योग तो होता है, आधारभूत उद्योग जो होता है या फिर आधारित उद्योग जो होता है वो क्या करता है, दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, ठीक है। कुटीर उद्योग जैसे कि सूत बुनना, सूत काटना या फिर टोकरी बुनना, ऐसे क्या कुटीर उद्योग है। स्वच्छंद उद्योग लघु उद्योग और छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। औद्योगिक अवस्थापना का बाजार तो है ही, बाजार के बिना उद्योग चलेगा नहीं, चलेगा, पूंजी है ही, जनसंख्या घनत्व नहीं है हमारे, इसको टिक क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, तो जनसंख्या घनत्व नहीं है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 17। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता, तो ये लौह इस्पात उद्योग जो पीटर्सबर्ग में है ये सही मेल खाता, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्पादन और विनिमय आते हैं, ठीक है। उत्पादन प्लस विनिमय, और विनिमय में 3 चीज होता है, क्या क्या होता है, परिवहन होता है, व्यापार होता है और संचार होता है, ठीक है। तो व्यापार आपको यहाँ दिया गया है, तो व्यापार आप करेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक के सदस्य, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो वेनेजुएला है, कौन है, वेनेजुएला ना, ठीक है। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा हाई लेवल का जो खोजा जाता है वो सब जो कार्य होते हैं तो इसको जो सम्मिलित किया जाता है ये पंचम क्रियाकलाप में, किसमें, पंचम क्रियाकलाप में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व तो व्यक्तिगत तथा पर्सनलिटी होता है, नहीं एक तरह से प्राइवेट जो होता है, प्राइवेटाइजेशन वो होता है पूंजीवाद में। अमेरिका इसका अगुवाई कर रहा था ना पूंजीवाद का, पूंजीवाद में सिर्फ अपने ही मतलब व्यक्तिगत होता है, प्राइवेटाइजेशन सबसे ज्यादा होता है इसमें समाज में कौन गरीब है नहीं है उसको नहीं देखा जाता है, गरीब है तो रहने दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये ऐसा होता है पूंजीवादी। लेकिन समाजवादी में ऐसा नहीं होता, समाजवादी में पूरे समाज को लेकर के चला जाता है, यानी पूरे समाज को देखते हुए विकास किया जाता है। इनका जो विचारधारा था ये किनका विचारधारा था, रशिया सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का था, ठीक है। और मिश्रित जो है ये इसमें जैसे कि भारत क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यहाँ ये प्राइवेट और क्या
होता है सार्वजनिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, तो ये जो जोड़ने का काम करता है ना, ये जोड़ने का काम करता है डार्विन को मेलबर्न से। किसको? डार्विन को मेलबर्न से जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन क्या पूछा है 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 23 पूछा कि पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जो जोड़ने का काम करता है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से या फिर कैरेबियन को सागर को मैक्सिको की खाड़ी से। तो 23 का जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है पनामा नहर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा। दो देशों के बीच जो मध्य व्यापार होता है उसको क्या कहते हैं? 2015 और 19 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये चैप्टर का ही नाम है आपका। दो देशों के बीच जो व्यापार होता है या लेन देन आयात निर्यात जो होता है उसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय व्यापार तो आप जानते हैं, जो भी स्थानीय व्यापार होते हैं यानी स्थानीय बिजनेस में जो भी व्यापार करते हैं उसको कहते हैं स्थानीय व्यापार। बाह्य व्यापार जो देश से बाहर होता है फिर राज्य से बाहर होता है। अंतर्देशीय व्यापार, अंतर्देश के अंदर जितने भी व्यापार होते हैं उसको कहते हैं अंतर्देशीय व्यापार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या पूछा है 25, निम्नलिखित महाद्वीपीय में से किस एक से विश्व का व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो यूरोप से, यूरोप। ठीक है, यानी यूरोप से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा। 6 जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है? तो तांबे का निर्यात करके, तांबा बहुत ज्यादा है उसके पास, तांबा बेच करके करता है। ठीक है, क्वेश्चन 27 कह रहा है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? तो विस्तृत पत्तन है। किस प्रकार के पत्तन है? प्रमुख जो पत्तन है वो लगभग विस्तृत पत्तन है। ये भी आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 28 पूछा कि किस झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में होगा? किसी झील के चारों ओर, ये झील है, झील क्या होता है? गोल होता है जनरली। ठीक है, ये लंबा होता है क्या? वो तो फिर नहर हो जाएगा। तो झील जो होता है वो क्या होता है? जनरली गोल होता है। तो इसके बगल में घर बैठेगा। ठीक है, इसके बगल में ऐसे कैसे घर बैठे यानी घर बसेगा, लोग रहेंगे यानी निवास करके रहेंगे। तो देखिए ये वृत्ताकार बना ना, ये क्या बना? वृत्ताकार बना ना, तो क्या हो जाएगा 28 का राइट आंसर? वो आपका क्या हो जाएगा 28 का राइट आंसर? ऑप्शन सी, यानी जो अधिवास होंगे, जो बस्ती का रूप होगा, जो साइज होगा उसका क्या होगा? वृत्ताकार होगा, सर्कुलर टाइप का होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें कौन औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर कौन से है तो आपको बताना। तो ये जो औद्योगिक नगर है ना, ये आपका पीटर्सबर्ग है। क्यों? क्योंकि पीटर्सबर्ग में लौह इस्पात उद्योग है, काफी फेमस है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका प्रशासनिक नगर हो जाएंगे वो आंसर। ठीक है, प्रशासनिक नगर। ठीक है, ये अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो आपको बताया गया था कि जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है वो आपका बर्टरेड रसेल, यानी बर्टरेड रसेल, इनका कोई रिलेशन नहीं होता मानव भूगोल के बारे में, वो कुछ संबंध नहीं रखता। ठीक है, यानी वो अलग क्षेत्र में है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? ठीक है, 2017 और 21 का एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, काफी ज्यादा मतलब चांस बनता है ये पूछे जाने के। प्राकृतिक घटक या फिर मानवीय घटक, यानी नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर दोनों को शामिल किया जाता है संभववाद करना। जो संभववाद का जो आइडियोलॉजी होता है यानी अवधारणा होता है, ये दोनों चीज उसमें शामिल किया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नवनिश्चयवाद से जो संबंधित है वो टेलर साहब। कौन? टेलर साहब संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचनाकांत है? सूचनाकांत नहीं है। ठीक है, भौगोलिक सूचनाकांत नहीं है, तो 33 का जो करेक्टनेस हो जाएगा वो जाएगा आपका प्राचीन महाकाव्य, यानी इससे कुछ मतलब रिकॉर्ड नहीं मिलता। भौगोलिक देखिए भौगोलिक सूचनाकांत का मतलब क्या हुआ कि भूगोल के बारे में, पृथ्वी के बारे में कुछ जो जानकारी देता है। तो ये यात्रियों के विवरण, यानी अगर यात्रियों के पहले के लोग जो यात्रा किए थे, इब्न बतूता के बारे में आप पढ़े हैं हिस्ट्री में, उनकी अगर यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे तो आपको भूगोल के बारे में पता चलेगा कि कहाँ नदी था, कहाँ पहाड़ था। अभी तो नहीं है ना, बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि जो इस स्थल की आकृति चेंज हो गया, कहाँ पहाड़ था, कहाँ नदी था, ये सारा चीज पता चलता है। प्राचीन मानचित्र यानी पूरे पहले का अगर नक्शा उठा के देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि उस टाइम भौगोलिक क्या था, यानी संरचना कैसी थी, आकार क्या था, कहाँ मैदान था, कहाँ क्या था, कहाँ पानी था, ये भी पता चलेगा। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने लाकर भी इस चीज को पता चलता है भौगोलिक सूचनाकांतों को। लेकिन प्राचीन महाकाव्य में कुछ नहीं है भूगोल के बारे में लिखा हुआ, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला दर, यानी उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा? ठीक है, यानी जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा मतलब बढ़ रहा है, तो वो कौन सा देश है? 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा यमन, यानी यमन जो है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। ठीक है, 34 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 35, क्या कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे जो मस्ट यानी जो महत्वपूर्ण कारक है वो मैंने आप लोगों को बताया था स्थलाकृति। अब थोड़ा सा समझ जाइए कि स्थल की आकृति, देखिए जहां अगर स्थल की आकृति मैदान होगा, यानी स्थल की स्थलाकृति का मतलब होता है स्थल की आकृति। स्थल की आकृति कैसी है, मैदान है या फिर पहाड़ी है? अगर पहाड़ी क्षेत्र होगा तो वहां जनसंख्या कम बसेगा। क्यों? क्योंकि वहां जो होंगे खेती नहीं किए जा सकेंगे, खेती जब
जब नहीं किए जा सकेंगे तो वहाँ लोग बसना कम पसंद करेगा, क्योंकि उनको फिर खेती भी करना है और उत्पादन करके अपना खाना पीना करना है, यानी अपना गुजर बसर करना है, तो वो मैदानी इलाका की ओर जाएंगे, क्योंकि मैदानी इलाका जो होगा चावल उत्पादन के लिए खास तौर पर, क्यों चावल ही है ना, मेन चावल फसल है ना, जिसके जो मतलब डिपेंड है आदमी उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो जहाँ मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा मतलब क्या होंगे, खेती होंगी, तो वहाँ जाकर के लोग जाकर के लोग बसना पसंद करेंगे। और ये हो जाता है आपका स्थल की आकृति पर डिपेंड करता है कि जनसंख्या घनत्व तो कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन पूछा कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। 6 अरब हो गई थी 2013 में, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये जो हुई थी ना, ये कौन सा वर्ष में हुई थी, 1999 में। कब, 1999 में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है, तो जापान की। क्या हो जाएगा, जापान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 38 क्वेश्चन। यहाँ देखिए ऑप्शन में आपको कुछ और ही दिया है 37 में, ध्यान नहीं देंगे उसमें। ठीक है, याद रखेंगे जापान की जनसंख्या उल्टा चक्का चल रहा हुआ। ठीक है, यानी जनसंख्या बढ़ना चाहिए, उल्टे घट रहा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भंडारण। भंडारण से क्या मतलब होता है, किसी चीज को मतलब भंडार करके रखना, स्टॉक, यानी किसी चीज को भंडारण का मतलब समझते हैं ना, किसी अनाज को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए एक घर में सुरक्षित रखना, उसको क्या कहता है, भंडारण। तो ये जो है प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं है। उत्पवन, मत्स्य पालन और आखेटन, ये सब जो होता है प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 39, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के लिंग अनुपात को क्या कर दिया है, निम्न कर दिया है, यानी घटा दिया। ठीक है, यानी नीचे उसका रेशियो लेकर के आ गया। तो ये हो जाएंगे पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यानी यूएई में यहाँ क्या करते हैं कि बहुत सारे पुरुष, इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो यूएई में जाकर के पैसा कमाते हैं, वहां जाकर के रोजगार करते काम करते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा मतलब इनकम मिलता, पैसा ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न कर दिया है, नीचा कर दिया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 40, भारत में लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो भारत में जो लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कितनी संख्या है, तो उसी को भारत में लिंग अनुपात कहते हैं। और पश्चिमी देश जो होता है, बहुत सारे देश ऐसे हैं, तो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है, वहां ऐसा होता है। लेकिन भारत में क्या है, प्रति 1000 पुरुष पर स्त्री की कितनी संख्या, इस बात को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। और बहुत सारे देश में उल्टा होता है, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रति 1000 स्त्री पर पुरुषों की संख्या कितनी है, उसको कहते हैं लिंग अनुपात। ये इंडिया में नहीं है, इंडिया में क्या है, ये वाला, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 41, क्या पूछ रहा है कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां हैं, तो कितना है ये आपको बताया गया था। तो ये जो है 990, कब 990 है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन मध्यकालीन नगर है, यानी मध्यकालीन नगर का कहने का मतलब ये हुआ कि मध्यकाल में जिसका विकास हुआ है, तो उसको कहेंगे मध्यकालीन नगर, यानी एक तरह से विकास के काल के आधार पर नगरों को बांटा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा। आगरा क्या है, एक मध्यकालीन नगर है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, मानव विकास सूचकांक यानी 2005 के संदर्भ में, 2005 में जो एचडीआई रिपोर्ट छापा गया, तो उसके संदर्भ में भारत की जो कोटि है, यानी भारत का जो रैंक है वो कितना है, तो आपको पता है कि 127, कितना 127, और सबसे टॉप में जो है वो नॉर्वे आता है। कौन आता है, सबसे टॉप में नॉर्वे आता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। देखिए कितना नंबर हो जाएगा क्वेश्चन 44, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप आप जानते हैं कि किसी भी कच्चे पदार्थ से उपभोग की वस्तु तैयार करना, उपभोग की वस्तु तैयार करना, क्रिएशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स, यानी उपभोग की वस्तु तैयार करना ही क्या कहलाता है, द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि गेहूं से अगर आटा बनता है और आटा से अगर ब्रेड बनता है, तो आटा से जो ब्रेड बना तो वो हो जाएंगे क्रियाकलाप, कौन सा क्रियाकलाप हो जाएंगे, द्वितीयक क्रियाकलाप। लेकिन गेहूं उत्पादन करना एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। गेहूं से आटा बनाना क्या है, सॉरी गेहूं से आटा बना, आटा से जो बना ब्रेड, तो ये ब्रेड बनना क्या कहलाएगा, द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाएगा। ठीक है, तो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, तो आपको चूज करके निकालना है। तो यहाँ जो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, ये हो जाएंगे आपके काफी सिंपल क्वेश्चन है 44, तो ये हो जाएंगे मछली पकड़ना, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ये मछली पकड़ना, मछली पालन या फिर कुक्कुट पालन या फिर जो होता है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं सब छोटे मोटे काम। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस्पात परिवहन, वस्त्र निर्माण और टोकरी बनाना, ये सब आपका क्या हो जाता है, एक तरह से द्वितीयक क्रियाकलाप में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, चॉकलेट को जो बनाया जाता है, या मतलब चॉकलेट जो खाते बच्चे लोग पीते खाते जो, ये किससे बनता है, तो ये जो बनता है कोको से बनता है, कोको से इसका निर्माण होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, चांस ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 46 से क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है। ठीक है, द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है। देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी कच्चे माल से, कच्चे पदार्थ से वस्तु बनाना, उपभोग की वस्तु बनाना, तो आपको बताया गया था टोकरी जो हो वो क्या है, टोकरी उपभोग की
वस्तु है, यानी हम लोग टोकरी का इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूमर उसका कंजम्पशन करते हैं, यानी उपभोग करते हैं। तो टोकरी किससे बनता है? बांस से बनता है, यानी बांस की लुगदी से बनता है। तो बांस क्या है? प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि कच्चा माल से उपभोग की वस्तु तैयार की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 से क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ी सही मेल खाता है, यानी कौन सा जोड़ी सही मेल खाता? लौह इस्पात उद्योग अहमदाबाद, बिल्कुल गलत है, ये है आपका पीटर्सबर्ग में। सूती वस्त्र उद्योग जमशेदपुर, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये है जमशेदपुर में नहीं है, ये हो जाएंगे मुंबई में हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे जमशेदपुर। सूती वस्त्र उद्योग क्या हो जाएंगे? जमशेदपुर में नहीं होंगे। चीनी उद्योग ये बरौनी में नहीं होंगे, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये भी ये हो जाएंगे चीनी उद्योग कोयम्बटूर में हो जाएंगे, ठीक है, कोयम्बटूर में चीनी उद्योग है, ठीक है। और काफी सिंपल क्वेश्चन है। और पेट्रो रसायन उद्योग, हाँ ये मेल खा गया, पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई में, ठीक है। पेट्रो रसायन उद्योग तो समझते हैं, वैसा उद्योग जिसमें पेट्रोकेमिकल से, यानी पेट्रोकेमिकल से बहुत सारे उपभोग की कीटनाशक दवाइयां, यानी जो खाद होते हैं कृषि क्षेत्र में, वो सब तैयार किए जाते हैं, उसको कहते हैं पेट्रो रसायन उद्योग। तो ये मुंबई में है, ये सही मेल खाया आपका। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्या क्वेश्चन पूछा है कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन जो है सहायक होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन सहायक होते हैं, याद रखेंगे प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो सबसे ज्यादा मतलब विकासशील देशों का हेल्प करता है जनसंख्या की सामाजिक ढांचे को मजबूत करने के लिए और उसकी जो आवश्यकता होती है दैनिक आवश्यकता उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन याद रखेंगे, प्राकृतिक संसाधन अगर विकासशील देशों के पास नहीं होगा तो विकास नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्या चीज से विकास करेगा? पहले विकास अगर करता हुआ रहेगा, यानी विकास अगर कर चुका होगा तो उनके पास पैसा होगा, पैसा होकर के कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो विकास कर रहा है तो उनको चाहिए प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील देश है? विकासशील देश देखिए, जैसे विकास के आधार पर, यानी विकास करने के आधार पर देशों को टोटल 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है विकसित देश, ठीक है, विकसित देश जैसे कि अमेरिका हो जाएंगे। एक होता है विकासशील देश, जैसे कि क्या है भारत जो है विकासशील देश है, भारत विकास कर रहा है। और एक होता है अविकसित देश, तो अफ्रीकन कंट्री ले लेंगे। अफ्रीकन कंट्री बहुत सारे ऐसे हैं जो विकास कुछ नहीं किए, यानी विकास नहीं किए हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगे? अविकसित देश, ठीक है। अविकसित, विकसित, विकासशील और अविकसित। तो भारत विकासशील देश है और नाइजीरिया भी क्या है? विकासशील देश है। तो अब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, ठीक है। रोपण फसल नहीं है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कॉफी, गेहूं या फिर गन्ना या फिर रबर। तो गेहूं जो होगा रोपण फसल नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, सहकारी कृषि सबसे अधिक जो सफल रही वो कहां रही? तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि सहकारी जो आंदोलन चला था वो डेनमार्क में चला था और डेनमार्क में सबसे ज्यादा इनको सफलता मिला था, जिसके कारण सहकारी कृषि जो है डेनमार्क में सबसे ज्यादा सफल रही। 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछ रहा है कि यूरोपवासियों की तरह अपने उपनिवेशों में, भारत क्या था? यूरोपवासियों का उपनिवेश था, उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि रोपण कृषि का विकास उन लोगों की तरह ज्यादा किया गया था। रोपण कृषि में क्या होता है कि चाय हो गया, कोको हो गया, गन्ना हो गया, कहवा हो गया, कपास हो गया, उसके बाद हो गया आपका नील की खेती हो गया, ये सब होता है रोपण कृषि। रोपण की कृषि को ज्यादा मतलब किया उन लोगों ने, क्योंकि इससे ज्यादा पैसा मिलता था, ठीक है। इसलिए यूरोपवासियों ने जहां जहां भी अपना शासन चलाया है, भारत में भी चलाया है, तो भारत में भी नील की खेती को जबरदस्ती मतलब करवाते थे यहाँ के किसान से, मतलब नील की खेती, ठीक है। जैसे कि पश्चिमी चंपारण यानी जब यानी राजकुमार शुक्ल जो आए थे किसानों की फरियाद को लेकर के, राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पास जाकर के पहुंचे थे और वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन भी चलाए थे। पूरा तरह से आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यूरोपवासियों या फिर अंग्रेजों द्वारा अपने विषयों में जो उपनिवेशों में जो कृषि का विकास किया गया, तो वो कौन सा कृषि? रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या होता है? कहवा हो गया, रोपण यानी कीमती जो वस्तुएं होती है, कीमती वस्तु का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मिश्रित कृषि होता है ना, इसमें फसल का भी उत्पादन होता है, साथ साथ चारे का भी उत्पादन किया जाता है, ठीक है। किसमें? मिश्रित कृषि में। तो दो चीज का उत्पादन हुआ ना इसमें, तो ये हो जाएंगे मिश्रित कृषि। ये एकल कैसे लाएंगे? ये तो द्विवीप कृषि कहलाएंगे, ठीक है। यानी दो चीज का इसमें साथ साथ उत्पादन हो रहा है, तो ये क्या है? एकल कृषि नहीं है। बाकी डेयरी कृषि, रोपण कृषि और वाणिज्य जो अनाज कृषि, ये सब एकल कृषि है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप जो वो क्या है? तो ट्रेनिंग देना विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया है, यानी शिक्षण देना, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, याद रखेंगे, भूलना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा 55, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है मतलब गलत है? तो ये जो हो जाएंगे बीपीओजी के पास केपीओजी की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है?
तो द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप मछली पकड़ना, ये द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है क्या? यहाँ भी इस्पात परगलन से भी मतलब वस्तु बन रहा, ठीक है। इस्पात का परगलन जो किया जाता है कुछ वस्तु बनाने के लिए ना, ऐसे रखने के लिए, तो वस्त्र निर्माण, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था सिंपल की जो भी मतलब वस्तु जो होती है, वस्तु बनाना यानी उपभोग की वस्तु तैयार करना जिसको इस्तेमाल किया जाता है, उपभोग की वस्तु बनाना है क्या कहलाता है? द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाता है। तो मछली पकड़ना कौन सा वस्तु का निर्माण हो रहा है? यहाँ तो उल्टे मछली को खाया जा रहा है, वो यहाँ कुछ चीज का निर्माण हो रहा है क्या? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सर्विस सेक्टर, सेवा सेक्टर, ठीक है, सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में, ठीक है। बिग इंच संबंधित है, तो ये जो है पाइपलाइन है, बिग इंच संबंधित एक प्रकार का पाइपलाइन है जो एलपीजी पेट्रोलियम को मतलब क्या करता है? प्रवाहित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो ये जो सबसे पहले बना था, ये कहां बना था? जर्मनी में। सबसे पहले जर्मनी के देशों, जर्मनी वासियों ने महामार्ग यानी एनएच जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे का निर्माण कराया था, ठीक है। क्योंकि जर्मनी में मतलब क्या था कि जर्मनी में पहले ही विकास हो रहा था, वहां औद्योगिकरण चल रहा था, ठीक है, यानी औद्योगिकरण फैक्ट्री वगैरह वहां पहले सबसे पहले चल रहा था, ठीक है। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार, कम्युनिकेशन। संदेशों का आदान प्रदान को क्या कहते हैं? संचार, कम्युनिकेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, यानी आइडिया को, अपने बातों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, सेंड करना ही क्या कहलाता है? संदेश कहलाता है, ठीक है। तो बृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है, बृहद ट्रक मार्ग जो होकर जाता है तो उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। कहां से कहां तक? उत्तर अटलांटिक महासागर होता हुआ जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि बाहरी देश में कोई सामान मंगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। अगर भेजेंगे तो निर्यात। बाहरी देश से कोई भी सामान मंगाया जाता है उसको कहते हैं आयात यानी इंपोर्ट, ठीक है। जिसको अगर भेजा जाता है या अगर जिसको भेजा जाता है उसको कहते हैं निर्यात, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये दोनों का शॉर्ट फॉर्म है एक्सिम, ठीक है। एक्स से एक्सपोर्ट, IM से इंपोर्ट, ठीक है। एक्सिम यानी आयात और निर्यात के शॉर्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? एक्सिम, EXIM, ठीक है, याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संसार के अधिकांश महान पत्तन किस प्रकार के वर्गीकृत है? तो विस्तृत पत्तन। किस प्रकार के वर्गीकृत है? तो विस्तृत पत्तन के रूप में वर्गीकृत है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका सह सदस्य है? तो साफ्टा का सह सदस्य है। किसका? साफ्टा का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेशम मार्ग रोम को जोड़ता है तो चाइना से जोड़ता है। किससे? चाइना से जोड़ने का कार्य करता है। निम्न में से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो ग्रामीण बस्ती का प्रकार तीनों हो जाएंगे, आपको कैटेगरी वाइज बताया गया था, क्लासिफिकेशन करके बताया गया था। गुच्छित हो गया, अर्धगुच्छित, पालीकृत, ये तीनों के तीनों जो है वो क्या है? ग्रामीण बस्ती के प्रकार है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई जो वो क्या है? तो पल्ली। पल्ली जो है अधिवास की लघुत्तम इकाई है। कहने का मतलब ये पल्ली जो होता है 2-4 घर होते हैं, ज्यादा घर नहीं होता, उसी को कहते हैं पल्ली, ठीक है। और जब जहां ज्यादा घर होगा तो उसको कहते हैं कस्बा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर का दर्जा मिलता है? तो 2500 आबादी होनी चाहिए तब उसको शहर का दर्जा मिलता है अमेरिका में, ठीक है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या करा है कि 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? तो 50%। कितना? 50% जो आबादी थी वो नगरीय थी, उसके बाद बाकी था यानी बाकी ग्रामीण थी, ठीक है। निवास के आधार पर, रहने के आधार पर ग्रामीण जो होते हैं आबादी दो प्रकार के होते हैं ना, ग्रामीण आबादी और नगरीय आबादी के। क्वेश्चन करा है कि मानव विकास क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये जो कथन है तो कौन कहते हैं? कुमारी सैंपल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल। वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज विनती करता हूं पुनः, ठीक है, प्लीज अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।